नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज हम लोग सेट 3 में फिजिक्स से 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे पहले वाला जो सेट है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए हमारा आज सेट 3 में देखते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ध्यान दीजिए, कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण जो होते हैं वह कौन होते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जो बिजली आती है, यानी वायरिंग जो हुआ रहता है, जो तार के माध्यम से जो तार में करंट जो रहता है, लाइन जो आता है, उसमें क्या होता है कि एक कण होता है जो गति में रहता है। जब लाइट रहता है तब लाइट रहने पर, बिजली रहने पर एक कण जो है उस तार में हमेशा गति करता रहता है, घूमता रहता है। उस कण का नाम क्या है? अब ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। पहला नंबर ऑप्शन है परमाणु। तो भाई परमाणु ऑप्शन नंबर ए में जो भाई परमाणु, यह तो होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा? तो ध्यान देंगे, परमाणु जो होता है यह 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। वह क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु तो उसमें घूमेगा नहीं, क्योंकि परमाणु खुद 3 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो मौलिक कण से मिलकर के बना है। वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए परमाणु यहाँ नहीं होगा। अब आयन आया, ऑप्शन नंबर बी, आयन। तो आयन भी नहीं होगा। आयन क्यों नहीं होगा भाई? तो यहाँ आप जानते हैं कि आयन किसे कहते हैं। तो आयन जो है यह 2 प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। आयन यानी कि धन आवेशित कण जो होते हैं, आवेश माने चार्ज होता है, तो धन आवेशित कण जो होता है वह धन आयन होगा। ऋण आवेशित कण जो होगा वह ऋण आयन होगा। इसलिए यहाँ आयन भी नहीं होगा। अब आया यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देंगे, परमाणु जो होता है, अभी हमने आपको बताया कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, वह हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर हमेशा बैठा रहता है। कौन कौन बैठा रहता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक साथ बैठा रहता है। इसलिए प्रोटॉन भी नहीं होगा। अब रहा यहाँ आया आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। यह क्यों होगा भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं भाई? घूमते रहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर बैठा रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह उसके चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाया गया रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर प्लस है तो मतलब पॉजिटिव ही है, और माइनस है तो नेगेटिव है। अगर यहाँ पर 2 प्लस दे दिया गया मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो यहाँ में जो है अगर दे दिया गया माइनस, तो वो ऋण में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ई दर्शाया जाता है, ई से दर्शाया जाता है, ई लिखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है यह क्या होता है? चालक तार, यानी बिजली के जो वायर होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें कौन-सा कण घूमता रहता है? गर्दिश में रहता मतलब घूमता है, गति में रहता है, तो वह है इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? क्या बनाने के लिए? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत चुंबक जो होता है वह तो उसमें तो लोहा होता है, लेकिन सिर्फ लोहा कह देने से नहीं होगा। इस्पात तो नहीं होगा। इस्पात का जो है पुर्जा-ऊर्जा बनाने में, यानी क्या, मशीन का पुर्जा बनाने में, पार्ट पुर्जा बनाने में किया जाता है। पीतल तो बर्तन बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे आया एक नरम लोहा, लोहा भी नहीं, नरम लोहा।
तो विद्युत चुम्बक जो बनाया जाता है, उसमें जो है नरम लोहा का यूज़ किया जाता है। यानी किसके छड़ का यूज़ होता है, उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा के छड़ का उपयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने में, है ना? चलिए, इसलिए यह ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो नाभिक का जो टूटना होता है, विखंडित जब होता है, तो उसको कंट्रोल, नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसमें से किसका उपयोग होता है? प्रयुक्त किसका होता है इस चारों ऑप्शन में से? तो सबसे पहले इसमें लोहे का छड़ का तो इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टील का छड़ भी वहाँ काम नहीं करेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके लिए होता है कैडमियम का छड़, जो एक तत्व है। कैडमियम क्या है भाई? यह एक एलिमेंट्स है, तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़ इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? यानी आकाश गंगा जो दिखता है, नहीं, आकाश गंगा जो होता है अगर उसको सामने से देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? तो दीर्घ उत्तरीय तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दीर्घवृत्तीय। यानी दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो गया, और वृत्त का मतलब हो गया सर्किल, वृत्ताकार। तो वो काफ़ी बड़ा आकार में वृत्त के रूप में नहीं दिखता है, या सीधे-सीधे अगर कहा जाए कि वृत्त के रूप में, वृत्त के आकार में, सर्किल के आकार में दिखता है, तो भी वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया एक परवलयिक। तो परवलयिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक ये हमने रेखा खींच दिया, लाइन खींच दिया यहाँ पर, और इसके ऊपर ऐसा-ऐसा हमने फिगर बना दिया, ऐसा-ऐसा खींचकर, तो यह परवलयिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परवलयिक कहलाएगा। तो ऐसा भी नहीं दिखता है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सर्पिल। ऑप्शन नंबर डी क्या आया? सर्पिल। तो सर्पिल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए, अब सर्पिल क्यों होगा? तो सर्पिल का मतलब, सर्पिल जो है सर्प से बना है। सर्पिल सर्प से बना है, और सर्प का मतलब होता है सांप, है ना? तो सांप जो होता है, सांप का जो एक जो जैसे वो चलता है, रेंगता है ना? तो वो ऐसे-ऐसे करके वह रेंगता है, चलता है ना? ऐसे-ऐसे वह रेंगता है। मतलब वह जिस तरह से रेंगता है, एक पानी के लहर की तरह दिखता है। तो उसी के आकार के जैसा जो है हमारी आकाश गंगा सामने से दिखाई देती है। इसलिए जो है इसका आंसर सर्पिल होगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या कहता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कितनी होती है? तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है। हमने पिछले ही वीडियो में, पिछले ही सेट में इस पर हमने चर्चा किया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है भाई? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, दुगुनी भी, चौथाई भी गलत हो जाएगा, बराबर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? आधी होती है। इस पर हम अभी अब चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमने कर कर दिया है पिछले वाला वीडियो में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, क्या कहता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दृष्टि दोष का मतलब हुआ, दृष्टि माने आँख, दोष का मतलब बीमारी। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर घट जाएगा तो आँख में कौन-सा बीमारी हो जाएगा? कौन-सी बीमारी इसमें से जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से होगा? तो वह होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है भाई? निकट दृष्टि दोष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर
ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी फोकस दूरी जब कम होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, है ना? और जब फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तब दूरदृष्टि दोष होगा। यानी फोकस दूरी जब अधिक हो जाएगा तब दूरदृष्टि दोष होगा, है ना? और जब दोनों होगा तो जरा दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र लेंस में जो होता है फ़ोकस दूरी अगर कम होता है तब निकट दृष्टि दोष इसका आंसर होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? क्या कहता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो भाई आपको पहले ही हमने प्रिज्म पर चर्चा किया हुआ है। इससे पहले वाला ही वीडियो पर कि प्रिज्म एक हमने ऐसा प्रिज्म बना लिया है ना? लेकिन यह तो 2D में हुआ, 3D में अगर इसको हम बनाएँगे, तो 3D का मतलब आप पिरामिड ले लीजिए या मंदिर वगैरह जो बनता है, तो उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है, तो उसका जब चारों तरफ से उसका पार्ट गिनिएगा, यानी भाग यानी कितने भाग में वो दिखता है या पिरामिड, तो सबसे पहले इसी में देख लीजिए, एक ये दिख रहा है, एक 2 और ये 3 ये अगर त्रिभुज के आकार का बना दिए तो 3। अब एक सामने से दिखेगा और एक जो है क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, यानी कि इसमें 5 हिस्सा होता है। 3D में जब देखिएगा उसको यानी पिरामिड अगर देखते हैं, तो एक जो है क्या होगा, सामने से 2 और आमने-सामने जब होगा 2 बार तो 4 ठो सतह हो जाएगा और वह जिस पर बना है यानी बेस जिसको बोलते हैं, वह आधार हो जाएगा, उसको मिला कर के 5 हो जाएगा। यानी कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। क्या? प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज का आकार साइज हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखिए ऑप्शन तो इसमें 4 ठो दिया है जिसमें एक कोई नहीं है तो कोई नहीं गलत हो जाएगा। अब बच रहा है यहाँ पर 3 ठो ऑप्शन उत्तल, अवतल और समतल। तो याद रखिए आप अपने घर में जो ऐनक में फ़ोटो देखते हैं, यानी कि बड़ा-सा मिरर जो होता है या गोदरेज का अलमारी हो गया, उसमें बड़ा-सा शीशा जो लगा रहता है या ड्रेसिंग टेबल जो होता है, उसमें बड़ा शीशा जो लगा रहता है, तो वही ऐसा एक शीशा है, वही एक ऐसा मिरर है जिसमें आप जितना बड़ा होते हैं, उतना ही आकार का उसमें फ़ोटो भी दिखाई देता है। घरों में जो यूज़ होता है, वही एक मिरर है ऐसा, जिसमें आपका जो साइज़ है, उसी साइज़ का फ़ोटो भी उसमें दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा, क्या बोलते हैं उसको? समतल दर्पण बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल नहीं होगा और अवतल भी नहीं होगा, किसी में बड़ा दिखेगा, किसी में छोटा दिखेगा। इसलिए समतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कहिए या आविष्कार कहिए, किसने किया था? पता किसने लगाया था? तो मैक्सवेल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये मैक्सवेल नहीं होगा क्योंकि यह हस्त नियम, अब उसमें दक्षिण हस्त नियम ये कहिए या वाम हस्त नियम कहिए, हस्त नियम 2 ठो आता है, एक दक्षिण हस्त नियम, एक वाम हस्त नियम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसके बाद से जो है फैराडे, तो जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने ही किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। अब आता है यहाँ सी में एम्पीयर, तो एम्पीयर के बारे में हमने बताया था कि विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर हो जाएगा। तो ये एसआई मात्रक एम्पीयर होगा, इससे मतलब ये हो जा रहा है कि विद्युत धारा से रिलेटेड हो गया, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फ्लेमिंग ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो फ्लेमिंग भी गलत हो जाएगा क्योंकि मैक्सवेल और फ्लेमिंग जो है, ये दोनों साहब ने एक वाम हस्त नियम और एक दक्षिण हस्त नियम का पता लगाया था या दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? अब ध्यान दीजिए, आकाश को यानी आसमान को जब हम लोग देखते हैं या अंतरिक्ष में या नीचे से जब हम लोग ज़मीन पर से देखते हैं, तो क्या होता है वह नीला दिखाई देता है, यानी आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है, यह गलत हो जाएगा। अपवर्तन जो होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश घुसता है, प्रवेश करता है तो वह मुड़ता है, इसलिए अपवर्तन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे परावर्तन भी दिया है ऑप्शन नंबर सी, बी पर हम बाद में चर्चा करेंगे अभी। लेकिन प्रकाश के परावर्तन, तो परावर्तन जो है, परावर्तन क्या करता है भाई? परावर्तन का मतलब ये हुआ कि आप एगो छोटा-सा ऐनक ले लीजिए और ऐनक लेने के बाद जो है दिन में या उस पर एक लाइट जलाइए, तो लाइट जलाने के बाद वह रोशनी आपके तरफ रिटर्न हो जाएगा, आँखों पर चमकता हुआ दिखेगा, तो वह प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो वह भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए वह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊपर से कोई परावर्तन नहीं होता है जिसकी वजह से जो है क्या होएगा, ऊपर बड़ा-सा आकाश में कोई शीशा नहीं लगा है जिसकी वजह से नीला रंग हमको रिटर्निंग में परावर्तन के कारण मिलता है जिसकी वजह से दिखता है, ऐसा नहीं है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब जो है ऑप्शन नंबर बी, यह कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या कहता है भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? इसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिन में घर में बिना लाइट जलाए ही आपके घर में बहुत ये सारे वस्तु भी दिखाई देते हैं, वह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। प्रकीर्णन क्या है कि वायु में बहुत सारा कण घूमते रहता है और उस कण पर प्रकाश जो है पड़ता है और प्रकाश के पड़ने से क्या होता है, एक कण पे पड़ा फिर वह वहाँ से रिटर्न हो गया, परावर्तन हो गया, दूसरे कण पे पड़ा, तीसरा कण पे पड़ा, चौथा कण पे पड़ा और ऐसे ही बहुत सारे कण पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, काफ़ी तेज़ी में गर्दिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक दूसरे पर वह ये पड़ता है प्रकाश का किरण और वह परावर्तित होता हुआ आपके घर में क्या होता है, आ जाता है। जिसके वजह से दिन में जो है रोशनी दिखाई देता है घर में और आप वो किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आते हैं आकाश के रंग वाला पर, जो है आखिर वहाँ पे क्या होता है? तो आकाश का रंग नीला जो होता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हुआ। तो वायुमंडल जो है इसमें तो सूरज से आ रहा है प्रकाश और आपको पता है कि प्रकाश जो है यानी श्वेत प्रकाश, सूरज से जो आता है प्रकाश उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इस पर भी हमने चर्चा कर दिया है, इसके बारे में हमने पहले ही बताया है। तो सातों रंग का जो मिश्रण होता है उसमें से उस सातों रंग में से सबसे ज़्यादा नीला रंग जो है क्या होता है, नीला रंग का परावर्तन होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, परावर्तन नहीं, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब ये हुआ कि नीला रंग एक दूसरे कण पर पड़ते हुए हर जगह छा जाता है, फैल जाता है, जिसके वजह से हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ नीला रंग ही आकाश में दिखाई देता है और इस वजह से आकाश का रंग क्या होता है, हमको नीला रंग दिखाई देता है, नीले रंग का प्रतीत होता है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, किसका? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो सीएम सेंटीमीटर, यह गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स, यह भी गलत हो जाएगा। मीटर इनवर्स इज़ द राइट आंसर, यानी मीटर इनवर्स ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मीटर इनवर्स यानी लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स, ये तो याद रखिएगा, लेकिन आपको कहीं-कहीं डायऑप्टर भी देखने को मिल जाएगा। नहीं, डॉक्टर अक्सर जो है आँख वाले डॉक्टर जो होते हैं, वो पावर जो लिखते हैं वह डायऑप्टर में ही लिखते हैं। लेकिन हकीकत में जो है, असल में जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स होता है, लेकिन डायऑप्टर एक प्रचलित नाम हो गया। वह वास्तविक नाम नहीं है, एक प्रचलित नाम हो गया है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, फ़ेमस है, प्रचलित है और इसका यूज़ हर जगह होता है। नहीं, डायऑप्टर का, लेकिन डायऑप्टर वास्तविक रूप में लेंस की क्षमता का सही मात्रक नहीं होता है, वह मीटर इनवर्स होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है मतलब विद्युत मोटर जो होता है वह परिवर्तित करता है मतलब विद्युत मोटर इनमें से किसको चेंज करता है? विद्युत मोटर किसको चेंज करता है और किसमें चेंज करता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भई यांत्रिक ऊर्जा के बारे में तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी एक साथ जब स्थितिज और गतिज ऊर्जा हो तो वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो सीधे-सीधे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलेंगे? कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब एक साथ होता है, मिलता है तब यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा यहाँ पे, यह गलत हो जाएगा। अब आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यानी विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा। अब याद रखने का तरीका क्या है कि हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ही बदलेगा। मोटर विद्युत ऊर्जा को ही बदलेगा, लेकिन किसमें बदलेगा? वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, याद रखिएगा। वह दोनों में यानी कि जिस किसमें होता है दोनों में, यानी आपको अभी-अभी हमने बताया कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब दोनों साथ में हो तो उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। इसलिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को भी नहीं बदलता है। रासायनिक ऊर्जा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कहता है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बदलता है। इसलिए यह आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर क्या? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पारदर्शी पदार्थ, इसका आंसर ही हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे आंसर पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि उससे प्रकाश आसानी से आर-पार कर जाता है। यानी कि साफ जल एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं। आप जो चश्मा पहनते हैं, उसमें जो शीशा लगा रहता है वह क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। यानी ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और अपारदर्शी पदार्थ यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि अपारदर्शी का मतलब होता है उससे उस तरह के पदार्थ जिससे प्रकाश पारे नहीं करता है, आर-पार ही नहीं होता है, पास ही नहीं करता है, तो वह अपारदर्शी पदार्थ हो गया, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है परभासी पदार्थ, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि परभासी पदार्थ जो होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही, थोड़ी-सी मात्रा, थोड़ा-सा भाग ही पार कर पाता है, तो वह पारभासी पदार्थ कहलाता है। तब इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा भई? घिसा हुआ काँच, यानी शीशा जो घिस जाता है, अब जब उससे देखिएगा तो धुंधला दिखाई देगा। धुंधला दिखाई देगा मतलब क्या है कि प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं कर पाता है। या ये कहिए कि एक कागज़ है उस पर तेल लग गया, तो तेल लगा हुआ कागज़ भी जो है इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा क्योंकि उससे भी प्रकाश की मात्रा थोड़ी-सी जो है मात्रा में क्या होगी पार हो जाएगा। और बटर पेपर हो या कोई भी पेपर हो भई, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है इसमें कि मोटर गाड़ी क्या कहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक का मतलब यहाँ ड्राइवर है, चालक ड्राइवर को ही बोलते हैं, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो याद कीजिए पहले वाला ही वीडियो में सेट में हमने पहले ही बताया है कि गाड़ी के जो है साइड में एक मिरर लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइड मिरर बोलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने बगल में जो लगा रहता है, वह साइड मिरर कहलाता है। अब उसमें भी हमने ये भी बताया था कि उसमें कौन-सा दर्पण लगा रहता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है, लेंस तो कभी भी नहीं होता है, उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा। तो मोटर गाड़ी के चालक या आपके बाइक के जो है मिरर होता है, दोनों साइड में जो लगा रहता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, वह शीशा जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसलिए उसका काम क्या है भई, वो क्यों लगाया जाता है
क्योंकि वो क्या करता है पीछे जो गाड़ी होती है रोड पे, तो वह दूर का भी गाड़ी को साफ-सुथरा उस मिरर में दिखा देता है, दिख जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण को लगाया जाता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने और उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। तो समतल दर्पण भी गलत हो जाएगा, अवतल दर्पण भी गलत हो जाएगा, पतला लेंस भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है खाली स्थान डॉट 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 प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है मतलब कैसा प्रतिबिंब, कैसा इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन मतलब फ़िल्म जो होता है, आप फ़िल्म जाते हैं किसी हॉल में देखने तो उसमें बड़ा-सा पर्दा लगा रहता है। नहीं, या टीवी जो होता है वो भी तो एक पर्दा ही है ना? लेकिन अब हॉल में ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि उसमें जो पर्दा लगा रहता है उसी पे आप फ़िल्म देखते हैं या किसी का भी हो। जैसे आज ही है हम गए थे टाइगर 3 देखने, तो बड़ा-सा जो है उसमें क्या हो गया फ़िल्म लगा हुआ है टाइगर 3 अब सलमान खान या जिसका भी जिस हीरो का भी जो है फ़िल्म वहाँ दिख रहा है, तो हकीकत में जो शूट किया गया है कैमरा से उसको वहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब वह क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक फ़ोटो है, वास्तविक इमेज है, वास्तविक वीडियो है, वह उसको जो है पर्दे पर दिखाया जा रहा है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को नहीं। कल्पना जो किया जाएगा, आप मन में सोचेंगे जो, उसको नहीं शूट किया जा सकता है, उसको फ़ोटो नहीं खींचा जा सकता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पहले भी हमने बताया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक नहीं होगा। यह गलत हो जाएगा, दोनों गलत होगा, यह भी गलत हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा खाली स्थान कोण के बराबर होता है। कहता है किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? तो हमने आपको पहले ही जब परावर्तन का नियम बताया था कि परावर्तन का 2 ठो नियम होता है, जिसमें एक नियम में हमने ये बताया था कि कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण इक्वल टू यह आपतन कोण हो गया, यह परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण को I से दिखाया गया था, परावर्तन कोण को R से दिखाया गया था और दिखाया भी जाता है। इसी से लिखा भी जाता है शॉर्ट फॉर्म में कोण I बराबर कोण R यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। रूल नंबर 1 उसका जो हमने बताया था वही चीज़ यहाँ भी है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? खाली स्थान से मापी जाती है मतलब कहाँ से मापी जाती है? मान लीजिए यह एक दर्पण हो गया और यहाँ पे इसका क्या हो गया पोल हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो इसका मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु जो रखा हुआ है इसका दूरी जो हम मापेंगे यह पोल से मापेंगे यानी इसके ध्रुव से मापेंगे। तो ये तो हम सिर्फ एक दर्पण के बारे में बताए हैं। अगर हम यहाँ पे बात की जा रही है गोलीय दर्पण के बारे में, तो यह एक हो गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का ये हो गया क्या यहाँ पे ये तो केंद्र हो गया भाई, लेकिन ये पे जो है ये पोल हो गया इसका एक तरफ ये पोल हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। तो जो भी दूरी जो मापी जाती है, नापी जाती है, वह कहाँ से नापी जाती है? उसके ध्रुव से मापी जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस बिंदु गलत होगा, वक्रता केंद्र गलत होगा। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव क्योंकि ध्रुव से मापी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए मतलब सौर ऊर्जा भाई क्या है? तो सूर्य से जो प्रकाश आ रही है उससे जो ऊर्जा मिल रहा है वही सौर ऊर्जा कहलाता है। तो उसको जमा करने के लिए, संचित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए खाली स्थान मतलब कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए वह अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है और यहाँ एक क्वेश्चन आपको और पता होनी चाहिए कि सौर ऊर्जा जो होता है यानी सोलर कुकर एक होता है, सौर कुकर होता है जिसमें खाना बनाया जाता है पहाड़ी इलाका में क्योंकि वहाँ पर धूप जब निकलता है
तो धूप के सहायता से यानी उसके किरण से क्या होता है, उस कुकर में खाना बनता है, क्योंकि उस पर सोलर लगा रहता है और वह सौर ऊर्जा का यूज़ करके क्या करता है, उपयोग करके उसमें खाना बन जाता है। अब वह जो सोलर ऊर्जा जो होता है उसमें कौन-सा दर्पण लगा रहता है भई? तो अवतल दर्पण लगा रहता है। अब अवतल दर्पण काहे लगा रहता है? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह बहुत दूर तक जो है चारों तरफ फैला हुआ है उसका किरण सूर्य का, और उसमें जो है उस किरण को फैला हुआ किरण को क्या करता है, वह अपने ऊपर एकत्रित करता है कौन? तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण एकत्रित कर देता है, एक जगह जमा कर देता है फैला हुआ किरण को वहाँ पर। इसलिए जो है यूज़ करते हैं सौर ऊर्जा के रूप में वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और सौर ऊर्जा को संचित भी करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका खासियत है, ये अवतल दर्पण का खासियत है, विशेषता है कि वह एक बिंदु पर एकत्रित करता है प्रकाश के किरण को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है लेंस सूत्र होता है क्या? लेंस सूत्र होता है, मतलब लेंस सूत्र क्या होता है? भाई यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/v-1/u=1/f, ऑप्शन नंबर बी बी दिया है 1/v+1/u=1/f, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1/u-1/v=1/f। तो सबसे पहले तो 1/u-1/v=1/f ये होगा ही नहीं, क्योंकि 1/u में से 1/a भी घटता नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यही 1/u+1/v दिया रहता तब यह सही हो सकता था किसी और के लिए। लेकिन यहाँ पे लेंस सूत्र कह रहा है, इसलिए सीधे-सीधे गलत हो जाएगा। अब जो है सभी तो होगा नहीं, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहा है 1/v-1/u=1/f और 1/v+1/u=1/f। याद रखिए यह दोनों ही फ़ॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लेंस सूत्र का, तो लेंस सूत्र का फ़ॉर्मूला जो है वह होता है 1/v-1/u=1/f, और 1/v+1/u=1/f होता है, यह दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है भई? दर्पण सूत्र होता है। इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। 1/v+1/u=1/f यह दर्पण सूत्र होता है। याद रखिए प्लस वाला जो होता है वह दर्पण सूत्र होता है, माइनस वाला जो होता है वह लेंस सूत्र होता है। इसलिए लेंस सूत्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेंस सूत्र 1/v-1/u=1/f और दर्पण सूत्र 1/v+1/u=1/f। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहता है खाली स्थान में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, मतलब कहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो याद रखिए वैक्यूम जिसको बोलते हो आप, उसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात या शून्य, यानी शून्य या निर्वात या अंतरिक्ष उसको कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम है, निर्वात है उसको बोलेंगे हम। वहाँ पे यहाँ तक कि जो है वायु भी नहीं है, वह निर्वात कहलाता है। तो जहाँ पे निर्वात है, वैक्यूम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है, और वह 3 लाख किलोमीटर, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब वही जो है लगभग-लगभग दोनों सेम होता है, यानी वायु में, हमारे वायुमंडल में भी या अंतरिक्ष में भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दोनों आस-पास बराबर ही होता है लगभग, इसलिए वायु में भी या अंतरिक्ष में दोनों का जो है मान बराबर होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जो है राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए शून्य या निर्वात। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आइए अब 21 पे। कहता है उत्तल लेंस को खाली स्थान लेंस भी कहा जाता है, मतलब उत्तल लेंस का और एक और नाम होता है, वह क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है अभिसारी लेंस, पहले ही दिया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभिसारी होगा। ध्यान दीजिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यह क्या करता है? लेंस की बात यहाँ की जा रही है, दर्पण की बात नहीं की जा रही है, ध्यान दीजिए। तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को अब। तो अभिसारी क्यों कहते हैं? तो अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा कर देना। अभिसारी का मतलब क्या होता है भाई? एक बिंदु पर ला देना, सारे बिंदु जो हैं जमा कर दिया जाता है। बिंदु पर जो है सारे किरण को, मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया और बहुत सारा ये क्या हो गया? किरण है।
तो ये सब एक बिंदु पर आके मिल रहा है, तो यह क्या कहलाया? अभिसारी कहलाया। मतलब अभिसारित हो जा रहा है। अभिसारी का मतलब ही होता है एक बिंदु पर जमा हो जाना। चारों तरफ से किरण आके एक बिंदु पे मिल रहा है, तो वह अभिसारी कहलाता है और यह खासियत होता है उत्तल लेंस में। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ एक दिया है अपसारी लेंस भी दिया है। तो अपसारी जो है यह अवतल लेंस को बोला जाता है। अपसारी किसको बोला जाता है? अवतल लेंस को बोला जाता है। अवतल लेंस को बोला जाता है, क्योंकि अवतल जो होता है इसका खासियत अवतल लेंस का खासियत होता है एक बिंदु से प्रकाश के किरण को बहुत दूर तक फैला देना। इसलिए जो है अवतल लेंस को जो क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ उत्तल लेंस पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर अभिसारी होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कहता है किसी लेंस की खाली स्थान उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है। किसी लेंस की क्या खाली स्थान क्या उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है? तो वह तो होता है क्षमता। किसी लेंस की जो है क्षमता जो है, यानी पावर जो होता है लेंस का, पावर उसके फोकस दूरी जो होता है उसके व्युत्क्रम से मापी जाती है। यानी फोकस दूरी एफ से मापी जाती है, क्षमता को मापी जाती है, पावर को। अब ध्यान दीजिए, ये तो याद है अगर, तो यहीं से इसका फॉर्मूला भी बन रहा है। यानी फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम से मापने के लिए कह रहा है, तो एफ जो है यह इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, एफ का उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। उल्टा का मतलब पलट देना, तो वह व्युत्क्रम कहलाएगा। तो एफ को जब पलटिएगा तो एफ के नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है। तो पलटने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 1/f हो गया, है ना? क्या हो गया? 1/f हो गया। तो क्षमता बराबर फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला हो गया 1/f, और इसको जो है p से दर्शाया जाता है। लेंस की क्षमता को P से दर्शाया जाता है, तो P बराबर 1/f फॉर्मूला भी यहाँ पे हो गया, बन गया। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है और P बराबर 1/f फॉर्मूला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा क्षमता। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष कह रहा है भाई? निकट दृष्टि दोष का उपचार। उपचार का मतलब क्या हुआ? इलाज। दिक्कत दृष्टि दोष का उपचार यानी इलाज किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? याद रखिए, चश्मा जो होता है उसमें लेंस ही लगाया जाता है, दर्पण नहीं लगाया जाता है ना? अब उसमें उत्तल लेंस हो सकता है या अवतल लेंस हो सकता है या दोनों हो सकता है, और दोनों जो होता है उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। बाइफोकल लेंस में क्या होता है? अवतल और उत्तल दोनों लगा रहता है, उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ निकट दृष्टि दोष के लिए पूछा जा रहा है कि उसका इलाज के लिए, यानी उसका जो चश्मा जो बनता है उसके लिए उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उसके लिए जो है अपसारी लेंस का यूज़ किया जाता है। अपसारी लेंस का मतलब हमने अभी बताया पिछले वाला क्वेश्चन में कि अपसारी किसको बोलते हैं? तो अवतल लेंस को बोलते हैं, है ना? तो निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक वाला दृष्टि दोष वाला जो होता है, उसमें क्या होता है? अपसारी लेंस का यूज़ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी लेंस अभी हमने कहा कि दूर भेजता है यह, नहीं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अपसारी लेंस, और अभिसारी जो अगर है तो अभिसारी किसके लिए हो जाएगा? ये निकट दृष्टि दोष है, अगर दूर दृष्टि दोष पूछता तो उसके लिए अभिसारी हो जाता, और अगर दोनों के लिए पूछता तो क्या होगा? जिसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं उसके लिए बाइफोकल होता, लेकिन यहाँ अपसारी होगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष पूछा जा रहा है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? याद कीजिए, हमने बताया था आपको, प्रिज्म का चर्चा जहाँ पे किया था, वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम के बारे में हमने जब बताया था, तो वहाँ पे पूरा फुल डिटेल में हमने समझाया है कि अगर जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है वह सबसे कम मुड़ेगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है वह सबसे क्या होगा?
अधिक मुड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए, किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? अधिक पूछ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वह सबसे कम मुड़ा होगा। और हमने ये भी बताया था कि जो सब उसमें जो है सातों रंग की पट्टी में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ा होता है, मतलब बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग सबसे कम मुड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए, किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वह लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। और वही कह रहा है कि श्वेत प्रकाश खाली स्थान जो है का मिश्रण होता है, मतलब कई खाली स्थान का मिश्रण होता है, मतलब श्वेत प्रकाश भाई कई रंगों का मिश्रण होता है, कई वर्णों का मिश्रण होता है। इसमें ऑप्शन में तो वर्ण नहीं दिया है, वर्ण का मतलब यहाँ क्या है, उसका रंग ही है। तो कई रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सतह तो होगा नहीं, यह गलत हो जाएगा। सामग्री समान तो होता नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। चलिए आज का सेट हमारा यहाँ समाप्त होता है। भाई आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, तो प्लीज़ इसमें देरी नहीं कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।